सब्जी ले लो, सब्जी हरी हरी ताजी बढ़िया सब्जी। ओ भैया सब्जी वाले, जरा रुकना। हाँ बोलिए माताजी, क्या दे दूं? आलू, प्याज, टमाटर, भिंडी, गोभी, टिंडा, करेला, शिमला मिर्च, तोरई, सब बढ़िया बढ़िया लाया हूँ सब्जी। एक करेला दे दे। बस एक करेला? एक मतलब 1 किलो ना, अभी तोल देता हूँ। अरे अरे इतने सारे थोड़ी, एक करेला। मुझे बस एक ही करेला चाहिए, 1 किलो नहीं। एक करेला थोड़ी दूंगा माताजी, उसमें क्या तोल भाव करूंगा बताइए। अरे जब चाहिए एक तो एक ही खरीदूंगी ना। तू तौल कितना है, मैं तुझे अपने हिसाब से पैसे दे दूंगी। 5 रुपए का बन रहा है एक करेला। इतना जरा सा करेला 5 रुपए का? पागल समझा है क्या मुझे? ये पकड़ 2 रुपए और करेला इधर दे। हाँ दे रहा हूँ माताजी, और बताओ क्या लेना है? बस और क्या लेना है, एक करेला काफी है। आज इसकी सब्जी बन जाएगी, कल दोबारा आएगा तो फिर कोई सब्जी ले लूंगी। कैसी कंजूस है ये माताजी। एक टिंडा, एक टमाटर, एक प्याज और आज एक करेला। रोजाना मेरा इतना समय खराब कर देती है, मानो ढेरों सब्जी खरीदनी हूँ। अब तो इस गली में रुकूंगा ही नहीं। हाँ, दूसरी गली से निकल जाऊंगा। राम जाने इनके घर वाले इनके साथ कैसे रहते होंगे। ये है संतोष। संतोष अपने पति और बेटा बहू के साथ इस मोहल्ले में कई सालों से रह रही हैं। संतोष के कंजूस स्वभाव को मोहल्ले में सब जानते हैं, इसलिए सब संतोष से दूर रहते हैं। संतोष कंजूस होने के साथ साथ बहुत ही चालाक भी है। अपने पैसे बचाने के लिए वो कोई ना कोई नया तरीका ढूंढती रहती है। बहू, इस करेले के 6 टुकड़े आराम से हो जाएंगे, हम सबको पूरे होंगे। एक प्याज डालकर इसकी सब्जी बना लेना, रात में कोई इतना नहीं खाता। एक करेले की सब्जी पूरी हो जाएगी। बस जहां देखो वहां कंजूसी करके अपने पैसे बचाती रहती हैं। भला एक करेले की सब्जी पूरी होगी, सूंघ सूंघ कर खाना पड़ता है सब कुछ। मन ही मन क्या बुदबुदा रही है। अब कुछ नहीं माँ जी, वो चीनी का डिब्बा खाली हो गया है, चीनी लौटनी थी। क्या चीनी खत्म भी कर दी? कितनी चीनी लगा देती हो बहू। जाओ भंडार घर से डिब्बा उठा कर लाओ, मैं खुद दूंगी, अपने आप मत लेना। शालू चीनी का डिब्बा ले आती है। ये हुए 5 चम्मच, 8, 9 और ये हुए 10। ये लो बहू, पूरे 10 चम्मच चीनी है। ये चीनी 2 महीने चलनी चाहिए। चाय में गिनकर सिर्फ 5 दाने चीनी के डाला करो, ज्यादा मीठी चाय सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। माँ जी 10 चम्मच, वो भी छोटे वाले, ये 2 महीने चल जाएंगे, ये तो कुछ भी नहीं है। ये चीनी तो 15 दिन क्या 1 हफ्ता भी नहीं चलेगी माँ जी। जितनी दी है उतनी ही लो, इससे ज्यादा नहीं मिलेगी। घर चलाना किसे कहते हैं, मेरे से सीखो। संतोष और शालू अभी बात कर ही रहे थे कि तभी दरवाजे पर बिजली के बिल वाला आ जाता है। माताजी बिजली का बिल ले लो। हैं, इतनी जल्दी बिजली का बिल आ भी गया? अभी तो आया था, लाओ भैया दो। संतोष बिजली का बिल देखते ही घबरा जाती है। 8,000 रुपए, इतना बिल? ये सब गर्मियों की वजह से हुआ है। गर्मियों में और चलाओ, पूरी रात एसी, दिन में भी एसी एसी। अब पंखा चला रखा है, इसे बंद करो। आज मौसम अच्छा है, मैं ऐसे ही बैठूंगी। क्या हुआ संतोष, इतनी गुस्से में क्यों हो? ये लो बहू, दशहरी आम आ गए हैं, रास्ते से लेता हुआ आया हूं। ठंडे पानी में भिगो दो, रात को सब मिलकर खाएंगे। अरे क्यों इतना खर्चा करते हो? अभी दशहरी आम 80 रुपए किलो है। जब 20 रुपए किलो हो जाए तब सोचना लाने के बारे में। बेकार में इतने खर्चे करते रहते हो। ये देखो, बिजली का बिल 8,000 रुपए का आया है। माँ ये तो कुछ भी नहीं आया, मेरे दोस्त का 15,000 का बिल आया। दिन रात एसी चलाते हैं वो लोग, हम लोग तो फिर भी कितनी बचत करते हैं। माँ जी तो दिन में भी पंखा नहीं चलाने देती हैं, बोलती हैं ठंडा मौसम में बंद कर दे। तो इसमें गलत क्या है? बचत करती हूँ। संतोष, गर्मियों में तो कम से कम कंजूसी करना छोड़ दो, सर्दियों में तो अलग बात है। वैसे ही बिजली का बिल कम आता है। कितनी गर्मी पड़ रही है, मई का मौसम लग गया है। ये 3-4 महीने ही होते हैं जो गर्मी ज्यादा होती है, फिर आगे कौन सा इतना बिल आना है। तुम भी फालतू की चिंता करती हो। बहू पंखा खोल दो, गर्मी हो रही है। अरे
बाहर कितनी ठंडी हवा चल रही है, बारिश आने वाली है, मौसम अच्छा है। जब प्राकृतिक पंखा चल रहा है तो ये बिजली के पंखे चलाने की क्या जरूरत है? तुम लोग नहीं सुधरोगे, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। पता नहीं संतोष के दिमाग में क्या चल रहा था। एक दिन संतोष टीवी में एक नाटक देख रही थी जिसमें उसने देखा एक औरत ने मीटर की सेटिंग करवाई थी जिससे उसका बिजली का बिल बिल्कुल भी नहीं आया, और वहीं से संतोष का दिमाग घूमने लगा। उसने एक बिजली की दुकान पर काम करने वाले एक लड़के को अपने साथ मिला लिया और उसे रिश्वत देने लगी। देखो भैया, मैं तुम्हें अभी के अभी 200 रुपए दूंगी, इस बिजली के मीटर में सेटिंग कर दो ताकि बिजली का बिल कम से कम आए, और ऐसी सेटिंग करना कि बिजली विभाग वालों को पता न चले। माता जी चिंता मत करो, हमारा तो ये रोज का काम है। मैं मीटर में ऐसी सेटिंग कर जाऊंगा ना कि बिजली विभाग वाले ढूंढ ही नहीं पाएंगे। पर 100 रुपए और बढ़ा दो माता जी, बड़े कम दे रही हो 200 रुपए। एक काम कर, तू जा, मैं किसी और बिजली वाले को बुला लूंगी। 200 से 1 रुपया ऊपर नहीं दूंगी, करना है तो कर, नहीं तो और भी बिजली वाले हैं मेरी नजर में। अरे अरे माता जी आप तो गुस्सा हो गए। कर रहा हूँ ना, कर रहा हूँ। ये लो बस हो गया आपका काम, ये लो कर दी मैंने सेटिंग, अब आपका बिजली का बिल कम से कम आएगा। संतोष खुश हो जाती है कि जितना मर्जी पंखे कूलर एसी चलाओ, बिल आएगा ही नहीं। माँ जी, बिजली चोरी करना अपराध है, अगर किसी को पता चल गया तो मैंने सुना है बहुत जुर्माना लगता है। तू अपने काम से काम रख, और खबरदार अगर तूने अपने ससुर जी और विनोद को ये बात बताई, वो कल ही सेटिंग हटवा देंगे। संतोष उस दिन के बाद घर में पंखे कूलर एसी लाइट सब कुछ चला कर रखती थी। ये देखकर सब हैरान थे। शालू तो सच्चाई जानती थी पर संतोष ने उसे साफ मना किया हुआ था। एक दिन पड़ोसन शांति संतोष की सारी बातें सुन लेती है। बस इतना सा बिजली का बिल, मुश्किल से 1500 रुपए का बिल आया है, ये तो मजे ही आ गए। इस बार कितनी बचत कर ली मैंने बिजली चोरी करके। देखा बहू, मैंने कितना दिमाग लगाया मीटर में सेटिंग करवा कर, बिजली का बिल कितना कम कर दिया। धीरे बोलती हूँ, दीवारों के भी कान होते हैं। अच्छा, तो ये संतोष बिजली की चोरी कर रही है, उड़ा लो मजे। कल ही जाती हूँ बिजली विभाग में संतोष के खिलाफ बिजली चोरी की रिपोर्ट करने। शांति संतोष से जलती थी। दोनों की शादी एक साथ हुई, एक साथ बच्चे बड़े हुए, पर संतोष की बहू दहेज अच्छा लाई थी और शांति की बहू दहेज नहीं लाई थी। एक दिन संतोष ने यही ताना शांति को मार दिया था, जिस कारण शांति संतोष से गुस्से में रहती थी। बदला लेने की भावना जब मन में आ जाती है तो इंसान कुछ नहीं सोचता। शांति ने बिजली विभाग वालों को संतोष के बारे में खबर कर दी। बिजली विभाग वालों ने संतोष के घर छापा मार दिया और मीटर की चेकिंग हुई, जिसमें साफ साफ घोटाला नजर आ गया। संतोष को 60,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ा। संतोष, तुम्हें कितना समझाया था कि इतनी कंजूसी करना ठीक नहीं है, पर तुम कहाँ मानने वाली थी। अब बचत करने के चक्कर में 60,000 रुपए का नुकसान हो गया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये शांति ने सारा काम खराब किया है, उसने मुझसे बदला लिया है। माँ, ये बात अलग है कि शांति आंटी ने गलती की है, पर गलत तो आप भी हो ना। आपने तो बेईमानी की है। इतना बुरा लग रहा है, सबको पता चल गया। अरे अब बस भी करो आप और पापा जी। माँ ने तो हमारे लिए सोचा। ये अलग बात है, माँ जी भले ही कंजूस हैं पर बहुत सीधी हैं। उन्हें सही गलत का मतलब ही नहीं समझ आता। वो बेचारी तो गलती कर बैठी इसलिए ऐसा हुआ, पर आप दोनों तो जानबूझकर उन्हें डांट रहे हो। गलती इंसान से ही होती है। माँ को अपनी गलती का एहसास हो गया, ये बहुत बड़ी बात है। माँ जी आप चिंता मत करो। अरे ये पंखा क्यों बंद है? रुको मैं अभी चलाती हूँ। अरे बहू रहने दे, बिजली का बिल बहुत आएगा। अब तो मीटर में कोई सेटिंग भी नहीं है। माँ जी अभी भी और सब ठहाका लगाकर हंसने लगते हैं। संतोष को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उस दिन से संतोष ने कंजूसी करना छोड़ा तो नहीं, पर कम जरूर कर दिया। पापा देखो मैं जीत गई। अरे वाह, मेरी बिटिया टॉफी लेकर आई है। टॉफी नहीं पापा, इसे ट्रॉफी कहते हैं। हाँ, वही। वैसे किस चीज में जीती बिटिया रानी ये टॉफी? पापा वो स्कूल में ना मेहंदी लगाने की प्रतियोगिता हुई थी। पता है, सारी लड़कियों में सबसे अच्छी मेहंदी मैंने लगाई और इसीलिए मुझे ये इनाम मिला है। ये है राधे श्याम और उसकी बेटी कोमल। राधे श्याम गाँव में रहने वाला एक सीधा साधा किसान था। उसकी पत्नी का नाम सरला था। राधे श्याम अपने परिवार का पेट पालने के लिए बहुत मेहनत करता था। सरला घर संभालती थी और कोमल 12वीं की पढ़ाई कर रही थी। कोमल को मेहंदी लगाने का और मेकअप करने का बहुत शौक था। फिर उसी शाम
तू पढ़ाई में तो कभी अव्वल नहीं आती, बस इन्हीं चीजों में दिमाग लगता है तेरा। तो क्या हुआ माँ, पढ़ाई में भी ठीक ठाक नंबरों से पास तो हो ही जाती हो ना। देखो तो कैसे पटर पटर बोलती है। सुन रहे हो आप? रहने दो जी, आप क्या सुनोगे, आप ही ने तो बिगाड़ कर रखा है इसे। हाँ भाई, तो क्या गलत किया है? अच्छा कोमल बिटिया, तुमसे एक बात करनी थी। हाँ पापा बोलिए ना। बेटी, वो बगल के गांव में अपने एक जानने वाले हैं राम स्वरूप जी, आज मिले थे, तो वो तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। पर क्यों? अरे पगली, अपने बेटे से तेरी शादी करवाने के लिए, और किस लिए? शादी? पापा मुझे भी आपसे एक बात करनी है। हाँ बताओ बेटिया। पापा मैं ना 12वीं के बाद शहर जाना चाहती हूँ। हैं? पर क्यों? माँ, मैं ना शहर जाकर ब्यूटिशियन का कोर्स करना चाहती हूँ, और फिर कोर्स करने के बाद वही शहर में ही एक बढ़िया सा ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती हूँ। पर बेटिया, इस सब में तो। हाँ पापा, इस सब में बहुत खर्चा होगा, लेकिन पापा मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं पूरी मेहनत से काम सीखूंगी और फिर खूब पैसे कमाऊंगी। अरे पर तुझे शहर भेजने के लिए पैसे आएंगे कहाँ से? अब इंतजाम हो जाएगा। अगर कोमल जाना चाहती है तो उसे जाने दो, मैं कुछ इंतजाम कर ही लूंगा। राधेश्याम से मंजूरी मिलने से कोमल बहुत खुश थी। उधर रात को सरला ने राधेश्याम से पूछा, आपने कोमल से झूठ क्यों कहा? मैंने कब झूठ कहा? आपने कहा ना कि पैसों का इंतजाम हो जाएगा, पर कैसे? इतने पैसे कहाँ हैं हमारे पास? अरे तुम चिंता मत करो, भगवान की दया से इस बार फसल ठीक ठाक हुई है, और अगर कुछ कमी रह गई तो साहूकार जी से कुछ पैसे उधार ले लूंगा, फिर चुकाता रहूंगा आराम से। और क्या आराम से? वो लाला खाल खींच लेता है, भूल गए क्या? देखो सरला, पहली बार तो कोमल ने कुछ मांगा है, और मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। तुम देखना, एक दिन वो तुम्हारा, मेरा और इस रामपुरा का नाम रोशन करेगी। हाँ। कुछ दिन बाद ही कोमल का 12वीं का रिजल्ट आया और वो अच्छे नंबरों से पास हो गई। फिर उसने शहर में एक अच्छे इंस्टीट्यूट में ब्यूटिशियन के कोर्स के लिए एडमिशन ले लिया। राधेश्याम ने अपनी पूरी फसल बेचकर और कुछ पैसे उधार लेकर सारा इंतजाम किया। कोमल अपना सपना साकार होते देख बहुत खुश थी, तो उसे खुश देखकर राधेश्याम और सरला भी खुश थे। अच्छा पापा, चलती हूँ, अपना ख्याल रखना, और माँ तुम भी। तू खुद ही तो जाना चाहती थी, अब रो क्यों रही है पगली? अच्छा, चलो थोड़े आंसू इसकी विदाई के लिए बचा कर रखो। इसके बाद कोमल शहर चली गई और खूब मन से ब्यूटिशियन का कोर्स करने लगी। वो समझती थी कि उसके पिता ने उसके लिए कितनी मेहनत की है, इसीलिए वो भी बिना किसी लापरवाही के सब कुछ सीखने लगी। इंस्टीट्यूट में चाहे कोई एग्जाम हो या फिर कोई कंपटीशन, पहले नंबर पर हमेशा कोमल ही होती थी। फिर एक दिन, नमस्ते पापा, कैसे हो आप? हम ठीक हैं बेटिया, तुम कैसी हो? मैं भी अच्छी हूँ पापा। पापा आपको पता है आज मैंने बहुत अच्छी चीज सीखी। अच्छा, तो बताओ क्या सीखा? पापा वो कुछ घरेलू सामान और कुछ सब्जियों से भी हम अपनी त्वचा का बहुत अच्छे से ख्याल रख सकते हैं, और इसे हर्बल कॉस्मेटिक कहते हैं। क्या? हरीलाल? हाँ पापा, हरीलाल। खैर छोड़ो, अब माँ कैसी है? अच्छी है, दिन रात तुझे याद करती है। बस पापा अब कुछ ही दिनों की बात है। कोर्स पूरा करके जब मैं अपना पार्लर खोलूंगी तो खूब पैसा कमाऊंगी, और फिर आप, मैं और माँ सब एक साथ रहेंगे। ठीक है बिटिया, पर अभी तुम इतना सब मत सोचो और खूब लगाकर अपना काम सीखो। अच्छा। कोमल की बात सुनकर राधेश्याम हंसा जरूर था, लेकिन उसे कोमल ने एक और नई टेंशन दे दी थी। कोमल ने फोन पर कहा था कि वो शहर में अपना पार्लर खोलेगी, यानी उसे दुकान का एडवांस और सामान वगैरह खरीदने के लिए और पैसे चाहिए होंगे। ये बात सोचकर राधेश्याम गहरी सोच में पड़ गया। उसे उदास देखकर सरला ने उससे पूछा, क्या हुआ जी, कुछ परेशान लग रहे हो? सरला, कुछ और पैसों का इंतजाम करना पड़ेगा। क्यों, क्या हुआ जी? अरे अपनी कोमल का कोर्स खत्म होने वाला है, तो वो शहर में ही, वो क्या कहते हैं, वो हाँ, अपना ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती है। तो सामान वगैरह के लिए उसे शुरू में तो कुछ पैसे तो चाहिए ही होंगे ना भाई। अरे पर शहर में क्यों, वो अपनी दुकान यहाँ गांव में नहीं खोल सकती क्या? अरे कैसी बातें कर रही हो। अच्छा बताओ, अगर कोमल ने गांव में ब्यूटी पार्लर खोल भी लिया तो यहाँ कौन जाएगा उसके पास? उसने बताया मुझे, शहर में
पूरे 100 रुपयों में तो बाल काटते हैं और सजाने संवारने के पूरे 1000 रुपए लेते हैं ब्यूटी पार्लर वाले। हाँ, अब बताओ तुम करोगी खुद पर इतना खर्चा? ना पापा, इतना महंगा, हम तो घर पर ही सज लेते हैं। हाँ तो बस, तुम्हारी ही तरह गांव की बाकी औरतें भी उसकी कला की कद्र नहीं जान पाएंगी। इसलिए जरूरी है कि वो वहीं दुकान खोले। शहरी औरतें खूब जाएंगी अपनी कोमल की दुकान पर। खैर, मेरे मन में एक विचार था। हाँ बताओ, वैसे भी अब बचा ही क्या है? मैं सोच रहा हूँ कि जो पैसे हमने कोमल की शादी के लिए जोड़े हैं ना, अब उसे वही पैसे दे देते हैं। राधेश्याम की बात सुनकर सरला ना तो हाँ कह पाई और ना ही मना कर पाई, क्योंकि उनके पास और पैसे थे ही नहीं। दोनों कोमल के पैसे मांगने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन फिर कुछ ही दिन बाद कोमल अपना पूरा सामान लेकर गांव आ गई। अरे बेटी, सब ठीक तो है ना? तू ऐसे अचानक आ गई, कुछ बताया भी नहीं आने से पहले। हाँ माँ, मुझे आप दोनों को सरप्राइज देना था। वैसे भी माँ, तुम मुझे कितना याद कर रही थी, तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आ गई हूँ और अब शहर वापस नहीं जाऊंगी, यही आप दोनों के पास रहूंगी अब। वो तो ठीक है बिटिया, पर तेरा सपना, तेरा वो ब्यूटी पार्लर। हाँ पापा, मेरा सपना भी पूरा होगा और मेरा ब्यूटी पार्लर भी खुलेगा, पर वहाँ शहर में नहीं बल्कि यहाँ गांव में। है? मैं कुछ समझा नहीं बिटिया, यहाँ गांव में कैसे चलेगा तेरा ब्यूटी पार्लर? खूब चलेगा पापा। जब मैं कोर्स कर रही थी ना, तभी मेरे दिमाग में आइडिया आया कि केमिकल से भरे हुए प्रोडक्ट से तो कोई भी अपनी स्किन को अच्छा कर सकता है और मेकअप वगैरह भी कर सकता है, पर मैं कुछ अलग करूंगी। मैं सिर्फ देसी चीजों का इस्तेमाल करूंगी और उन्हें भी खुद अपने खेत में उगाऊंगी। बात सुनने में तो अच्छी लग रही है बिटिया, पर मुझे तो गेहूं और धान के अलावा कुछ और उगाना आता ही नहीं। पापा उसकी टेंशन मत लो आप, आपकी होनहार बेटी अब सब सीख कर आई है। हम अपने खेत में एलोवेरा, मेहंदी, हल्दी, गुलाब जैसी कई चीजें उगाएंगे और इन सब से मैं खुद अपने हाथों से ब्यूटी केयर प्रोडक्ट बनाऊंगी, जो असरदार भी होंगे और सस्ते भी। फिर आप देखना, यहाँ गांव की औरतें भी मेम साहब बनकर निकला करेंगी अपने घरों से। वो सब तो ठीक है, पर बेटिया, गांव की औरतें तुम्हें अपनी मेहनत की सही कीमत नहीं दे पाएंगी। यहाँ तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। अरे, तो ये किसने कहा कि जरूरतें सिर्फ शहरों में ही पूरी होती हैं? अगर अच्छी चीजों के लिए गांव के लोग शहर जा सकते हैं, तो शहर के लोग गांव भी आ सकते हैं पापा। बस जरूरत ये है कि हम वाकई लोगों को वो क्वालिटी और सर्विस दें, जिससे लोग सीधे हमारे पास ही आए। और वैसे भी अपना गांव शहर से बहुत ज्यादा दूर नहीं है पापा। अगर मैंने जो सोचा है वो ठीक से कर पाई तो आप देखना, यहाँ गांव में ही क्या करके दिखाऊंगी। अगले ही दिन से कोमल और राधेश्याम जी जान से अपने खेत में जुट गए। कुछ ही दिनों में उनके खेत में हर वो चीज मौजूद थी जो स्किन केयर या मेकअप के काम आ सकती थी। कोमल ने अपनी शादी के लिए जोड़े गए पैसों से अपने घर को एक पार्लर का लुक दिया, जहाँ लोगों को वेटिंग में बैठने के लिए कुर्सी नहीं बल्कि खाट दी गई थी। गांव की औरतों को कोमल का ग्राहक बनने में समय नहीं लगा, लेकिन कमाल की बात ये थी कि हर्बल पार्लर की खबर सुनते ही शहर से भी बड़ी तादाद में लड़कियां और औरतें रामपुरा गांव आने लगी, जिससे कुछ ही समय में कोमल की अच्छी खासी कमाई शुरू हो गई और बहुत तेजी से सब कुछ बदलने लगा। मैंने कहा था ना पापा, अपना पार्लर खूब चलेगा। हाँ बेटिया, सच में तुमने कमाल कर दिखाया। सरला, देख रही हो अपनी बिटिया को? जितना मैं 6 महीने में नहीं कमा पाता था, उतना इसने बस 1 महीने में ही कमा कर दिखा दिया। राधेश्याम खुशी के आंसू लिए वहाँ से चला गया और गांव की चौपाल पर अपने दोस्तों के साथ बैठकर बात करने लगा। तभी वहाँ एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी। उसमें से एक महिला ने राधेश्याम से पूछा, सुनिए अंकल, ये कोमल का गाँव है ना, वो जो? हाँ, आप बिल्कुल सही जगह आई हैं। आप आगे से दाएं चले जाइए, कोमल बिटिया का हर्बल ब्यूटी पार्लर वहीं है। कोमल ने न सिर्फ अपने माता पिता का नाम रोशन किया, बल्कि अब तो रामपुरा को भी उसके नाम से ही जाना जा रहा था। लेकिन ये जीत अकेले कोमल की नहीं थी, बल्कि उस विश्वास की भी थी जो राधेश्याम को हमेशा से अपनी बेटी पर था। Thanks for watching.